Hello students, welcome to my channel School Online 24/7 and today I am going to describe an important topic of English grammar and my today's topic is tenses. In tenses, we can say tenses in Hindi काल. First of all, I am going to describe the definition of tense and after it I will describe its kind also. Tenses shows the time of an action. Means tenses indicates us when an action take place. मीन्स काल हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम किस समय में हुआ है. इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और ये बताते हैं कि ये काम किस समय पूरा हुआ. चलिए एग्जाम्पल्स और क्लियर करते हैं. To add the example, I do my work. This sentence is belongs to present tense. I did my work. This sentence is belongs to past tense. I shall do my work. This sentence is belongs to future. कैसे? Do represent कर रहा है कि ये काम हुआ है. Did हो चुका है, complete हो चुका है ये काम. और shall represent कर रहा है कि ये काम होगा, इसलिए ये present, past और future में है. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल. अब टेंसेस के सब डिवीजन और डिवीजन को मैं आपको बता दूं. Look at this. टेंसेस के 3 काइंड्स होते हैं. प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense. Present tense is indicates us work is going on. Present tense हम ये बताता है कि कोई काम हो रहा है. Past tense is indicated us a work is completed. Past tense हमें ये बताता है कि कोई काम हो चुका था. And future tense is indicated as a work will be complete. ये हमें बताता है कि कोई काम होएगा. ठीक, यानी जब इस समय की बात की जाए तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. बीते हुए काम की बात की जाए तो पास्ट एंड होने वाले काम की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. इन सभी टेंसेस के अपने अपने सब डिवीजन है. मतलब इन चारों के कौन कौन से, चलिए देखते हैं. पहला है सब डिवीजन में इंडेफिनिट. सेकेंड कॉन्टिन्यूअस. थर्ड परफेक्ट. एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. Clear? So this is the division and kinds of sentences, tenses. Now I'm going to start present indefinite. Present indefinite से start करूँगी मैं. Present indefinite tense is used for an action that is true at all the times. Present indefinite वो tense होता है जो कि यूज किया जाता है किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए और ये हमेशा सही होता है, यानी हर समय ये सत्य होते हैं. इनको दो नामों से जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट. इट कैन बी यूज टू डिनोट द फॉलोइंग. ये यूज किए जाते हैं इन रेगुलर चीज़ों के लिए. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखिए और इन्हीं पॉइंट्स में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. फर्स्ट
फॉर रेगुलर एक्शन, ऐसा एक्शन जो कि हमेशा होता हो, जैसे ही गोज टेम्पल डेली, टेम्पल जाता है वो कैसे, कब, रोज, तो ये उसकी रेगुलर हैबिट है। फॉर हैबिट, ही स्मोक्स, किसी आदत के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। वो धूम्रपान करता है या स्मोकिंग करता है, तो यहाँ पे भी हम स्मोक्स लगा रहे हैं। और गोज यहाँ पे ईएस आपको इंडिकेट कर रहा था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे ईएस इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ, इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, यानी जहाँ रेगुलर एक्शन हो, किसी हैबिट के लिए हो और यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए। Now I'm going to describe the formula of the tenses. देखिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जब सेंटेंस पॉजिटिव हो एंड सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल नंबर के हो। Then we will apply this formula. First of all, we will put subject, then first form of the verb at the last object. Look at the example. I eat an apple. यहाँ पे आप देख सकते हैं I फर्स्ट सब्जेक्ट लगा हुआ आपका है, I, we, you and they, ये आपके प्लूरल नंबर में आते हैं। तो इनके साथ हम पॉजिटिव में जब सेंटेंस प्लूरल नंबर का हो, स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो और सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो, तो हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। बट द कंडीशन इज द सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर, प्लूरल नंबर, not singular. Next, for negative sentence, if subject is plural form, then we should apply do not. अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का है, निगेट पॉजिटिव में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो हम डू वर्ड यानी डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, साथ में हो जाएगा, अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड एग्जाम्पल आएगा आपके सामने, I do not eat an apple. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं I आपका प्लूरल नंबर है, इसके साथ do not लगा हुआ है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट पुट किया हुआ। और अगर सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव का है, तो इंटेरोगेटिव में आपने सेंटेंसेस में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट होगा। तो ये फॉर्मूला आप ट्राई करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, डू प्लस सब्जेक्ट plus first form of the verb and the last object. And the example will be, do you eat an apple? Clear? आगे चलते हैं। बट अगर सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, ये अभी प्लूरल नंबर की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर की बात नहीं हो रही। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो आप डू ही यूज करेंगे, चाहे सेंटेंस आपका निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बट ओनली इन केस ऑफ पॉजिटिव हम डू का यूज नहीं करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्मूला। सो सेंटेंस, डू यू नॉट ईट एन एप्पल। अब डोंट भी साथ में यूज होता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा, डोंट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा डोंट यू ईट दिस एप्पल। क्लियर? आगे चलते हैं। अभी तक बात हो रही थी अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का हो तो हम डू को अप्लाई करते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में, बट पॉजिटिव सेंटेंस में डू को नहीं लगाते हैं। कब? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा। पर
अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हम इस रूल को अप्लाइड करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, but it should be used when your subject should be singular. Clear? These are the subject of singular number. He, she, it और किसी इंसान का नाम जो कि अकेला यूज किया जा रहा है वो सिंगुलर में जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल इस रूल को अप्लाइड करता हुआ है। ही ईट्स एन एप्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने सब्जेक्ट पुट किया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दिया है और प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया है। बट ये यूज तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, पॉजिटिव सेंटेंस में है और प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है, तब हम वर्ड में एस या ई एस लगा देते हैं और वहीं प्लूरल में एस और ई एस नहीं लगाते हैं। अब अगर सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस का है, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डज नॉट or doesn't plus first form of the verb plus object. He doesn't eat an apple. So look at the formula. He subject, doesn't is your helping verb, eat an apple, eat is first form of the verb and apple is object there. So look at the sentence. Subject आपका negative का है, clear? तब आप does का यूज करेंगे, बट किस कंडीशन में? निगेटिव सब सेंटेंस निगेटिव होने के साथ साथ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तब, यानी ही शी इट में से या सिंगुलर नंबर को कोई नेम होगा तब आप डज नॉट लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा तो डू लगा देंगे। सेंटेंस अगर क्वेश्चन वाला है तो इस फॉर्मूले को अप्लाइड करेंगे इंटरोगेटिव में, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही ईट एन एप्पल। देखिए फॉर्मूला को बेस्ड है ये सेंटेंस। डज ही आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज लगा हुआ यहाँ पे। ईट आपका फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड एप्पल ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप हमेशा लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क पाएंगे और इंटरोगेटिव मार्क से आप पहचान सकते हैं ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट देखिए सिंगुलर रूलों के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है यानी हेल्पिंग वर्ब आगे लगा हुआ है और नॉट भी दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही नॉट ईट एन एप्पल। क्लियर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस ऑफ दिस फॉर्मूला ऑल्सो। डज सबसे आगे आपका लग जाएगा, ही बाद में सब्जेक्ट पुट किया जाएगा, उसके जस्ट बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट आप ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। और डजंट में भी सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर आप डजंट एक साथ यूज कर रहे हैं तो डजंट लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सेंटेंस होगा आपका डजंट ही ईट एन एप्पल। डज आपका सिंगुलर नंबर के लिए लगता है। नेक्स्ट एट द लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए आप लोग। डू प्लूरल नंबर यानी यू, वी, दे एंड आई इन प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगेगा और किसी प्लूरल चीज के लिए। और डज आपका ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के लिए लगेगा। और हिंदी में आप इसे कैसे पहचान सकते हैं? इन हिंदी ट्रांसलेशन वी फाइंड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ता, ती, ते हैं। इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपको बताता है जब लास्ट में ता, ती, ते के साथ है मिलेगा और साथ साथ में रेगुलर रूटीन वाले वर्ब, हैबिट से रिलेटेड और आपका यूनिवर्सल ट्रुथ ये मिलेगा तो इसका मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो ये तो थी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब कोई काम पूरा हो चुका होता है यानी काम कंप्लीट हो गया है, पहले भूतकाल में हो गया, तो वहां पर हम पास्ट टेंस लगाते हैं। तो पहला हम इसका काइंड पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस is used to express a complete action in the past. For example, I ate an apple. मैंने सेब खाया, यानी काम पूरा हो चुका है, सेब खाया जा चुका है, तो काम फिनिश हो चुका है। ये इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट करता है, ये यूज किया जाता है किसी ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए जो कोई काम पास्ट में पूरा हुआ हो। The simple past or past indefinite can be used to denote the following. ये सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट एक ही नाम है, एक ही चीज का, तो ये यूज किया जाता है कुछ चीजों को बताने के लिए। कौन सी चीजें हैं देखिए। इट इज यूज्ड फॉर अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। ये यूज किया जाता है किसी हैबिचुअल एक्शन को जो कि आपका पास्ट में रहा हो और अब नहीं, उसके लिए पास्ट टेंस यूज करते हैं। जस्ट लाइक आई वेंट टू स्कूल बाय बस। मैं जाता था स्कूल किससे? बस के थ्रू। तो यहाँ पे वेंट इंडिकेट कर रहा है, ये सेकेंड फॉर्म है गो की, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये पास्ट टेंस है। यूज विथ एगो एंड यस्टरडे। जब भी एगो और यस्टरडे लगा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका पास्ट टेंस है और साथ साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी आपको इंडिकेट करेगी। आई वेंट देयर अ वीक एगो, यानी मैं वहाँ पे एक हफ्ते पहले गया था। तो यहाँ पे ये वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं आपके पास्ट टेंस हैं और पास्ट इंडेफिनिट इन्हीं के लिए इंडिकेट करता है। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या है। पास्ट इंडेफिनिट के लिए फॉर्मूला देखिए, पॉजिटिव सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें आप सिंगुलर के लिए भी डिड यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी डिड यूज करते हैं, बट इन निगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम डिड का यूज नहीं करेंगे, हम पास्ट टेंस में उसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक ही एट एन एप्पल, क्लियर, यहाँ पे एट सेकेंड फॉर्म है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, शी वेंट टू मार्केट, यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी बस, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम ऐड नहीं करेंगे। बट अगर सेंटेंस नेगेटिव है आपका तो हम ले आएंगे डिड को, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल। पास्ट इंडेफिनिट में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, और ये हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। बट डिड इज यूज ओनली फॉर निगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव। वी विल नॉट यूज डिड फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम केवल और केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, डिड का यूज नहीं करेंगे। फॉर्मेशन देखिए, निगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, डिड नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। डू, डिड, डज, जितने भी अभी मैंने पढ़ाया आपको, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि इंडेफिनिट और सिंपल टेंसेज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, केवल और केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होती है, पास्ट इंडेफिनिट के। बाकी इंडेफिनिट में हम जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंस यूज होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए निगेटिव का, ही डिड नॉट ईट एन एप्पल। ही सब्जेक्ट है आपका, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट पुट करेंगे।
तो ये था आपका नेगेटिव का फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं। अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है यानी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। यही सिंबल है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का। मैंने सेंटेंसेस को भी पढ़ाया है, आप लोग सेंटेंसेस का भी वीडियो देख सकते हैं, कैसे सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस और सेंटेंसेस में भी। तो आप इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये ट्रांसलेशन करेगा। एग्जाम्पल देखिए, डिड ही ईट एन एप्पल। क्लियर। सेकेंड, इंटेरोगेटिव और निगेटिव, यानी सेंटेंस क्वेश्चन वाला भी रहेगा और साथ साथ में निगेटिव भी रहेगा। तो हम इस फॉर्मूले को ट्राई करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द लास्ट ऑब्जेक्ट वी विल पुट द सेंटेंस, और हमें आखिर में क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन मार्क मिलेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा, डिड ही नॉट ईट एन एप्पल। क्लियर। देखिए, डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट ही लगाया, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड एप्पल ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा हुआ है। एंड आफ्टर दिस, डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स जब डिड साथ में लगेगा तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो हो जाएगा डिड शी ईट एन एप्पल। क्लियर। ये स्पेशल नोट है, इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इफ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस कंटेन्स नेवर, देन दिस फॉर्मूला विल अप्लाई। सब्जेक्ट नेवर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, हमेशा नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आई नेवर केम लेट। क्लियर। पॉजिटिव में तो लगेगा ही, बट साथ साथ जब अगर सेंटेंस में आपके नेवर आ रहा हो तो हम नेवर के साथ भी सेकेंड फॉर्म ही लेंगे। अब जब हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो एट लास्ट में हम फाइंड आउट होगा ता ती ते के साथ था थी थे एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ माय वीडियो इज फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको मैंने प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ाया, पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ाया, अब फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर फ्यूचर एक्शन। ये हमें, इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ बताना होता है उस एक्शन के लिए जो कि फ्यूचर में होने वाला है, जो कि आने वाला है। दे विल गो टू मार्केट, वे बाजार जाएंगे। अब यहाँ विल और शैल, ये दो ही एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर का है, बट दोनों का यूज कहाँ होता है ये अभी आपको मैं बता रही हूँ। द सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, दोनों ही एक ही टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट का, कैन बी यूज टू डिनोट द फॉलोइंग्स फॉर दैट वर्क्स विच इज प्लान्ड फॉर फ्यूचर। ऐसे काम जो कि प्लान किए गए हो फ्यूचर के लिए, जैसे आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। देयर शैल वर्ड इज यूज्ड फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर्मूला देखते हैं इसका, किस फॉर्मूले पे सेंटेंस को सेट करते हैं। देखिए, फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, देन वी विल पुट दिस फॉर्मूला, सब्जेक्ट, शैल और विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, बट आई शैल कहाँ यूज होगा, विल कहाँ यूज होगा, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इफ सब्जेक्ट इज, अगर सब्जेक्ट है आई और वी, देन वी विल यूज शैल। बट इफ सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट
एंड विथ नेम वी विल यूज विल। बट अगर सेंटेंस में ही, शी, इट और किसी का नाम दिया हुआ है तब हम विल का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में आई और वी दिया हुआ है तब तो हम शैल का यूज करेंगे, बट इसके अलावा कोई सब्जेक्ट दिया है फ्यूचर के लिए तो विल यूज करेंगे। क्लियर? नाउ निगेटिव सेंटेंस, ये तो पॉजिटिव का रूल था, अब निगेटिव का देखिए। निगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शैल और वी, विल, अगर आई और वी है तो शैल, अदर है तो विल, उसके बाद नॉट पुट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। लुक एट द एग्जांपल, मोहन विल डू दिस वर्क, देयर फर्स्ट you will see Mohan. Mohan is subject there. Will is used for Mohan. अगर यहाँ आई और बी होता तो शैल यूज होता, पर मोहन एक इंसान का नाम है, एक आदमी का नाम है जो कि अदर है, यानी आई और बी नहीं है, तो यहाँ पे विल यूज करेंगे। मोहन विल डू दिस वर्क, मोहन ये काम करेगा। फॉर्मेशन देखिए ध्यान से, सॉरी विल नॉट, क्योंकि निगेटिव है ना, तो निगेटिव के लिए यहाँ पे नॉट लगा होगा, विल के और वर्ब के बीच में नॉट का यूज होगा। क्लियर? विल नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से भी सेंटेंस की फॉर्मेशन निगेटिव में की जाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शैल नॉट या वोंट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। नॉट क्वेश्चन मार्क, it is not interrogative sentence, so we will use their full stop. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शैल नॉट या वोंट लगाते, अगर आई और वी नहीं होता यहाँ पे, ही, शी, इट होता या किसी का नाम होता तो वोंट लगाते, बट वी है यहाँ पे तो शैल नॉट यानी शैल लगाएंगे। डू दिस वर्क। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल आता है क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर फ्यूचर में हमें इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस मिल रहे हैं तो हम उनकी फॉर्मेशन इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शैल और विल पुट करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। लुक एट द एग्जांपल, विल ही इज देयर, सो वी विल यूज विल ही गो टू स्कूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने विल लगाया, सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर शैल का यूज करना है तो आई और वी रहेगा तो हम शैल का यूज करेंगे। क्लियर? बट अदर है तो विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव, ये ऐसा सेंटेंस है यानी जहाँ पे हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं और नॉट भी देख रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ये फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट विल पुट क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट गो टू स्कूल, देखिए पहले विल लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया। क्लियर? तो ये था आपका इंटरोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला। लास्ट में देखिए, इसे इस फॉर्मूले पे भी लगाते हैं, शैल नॉट को एक साथ लगा दिया, विल नॉट को एक साथ, शॉर्टकट है ये। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? वोंट यू डू योर वर्क। नोट देख लीजिए, इसमें स्पेशल नोट है। बस एक चीज और होती है, जब WH टाइप आपका सेंटेंस होता है तो WH टाइप में सब में वाई, होम, वेयर सब कुछ स्टार्टिंग में लगा देंगे, बाकी पूरी फॉर्मेशन एज इट इज रहेगी। चाहे इसकी बात कर लीजिए, कोई भी सेंटेंस हो आपका, अगर WH टाइप है यानी अगर
क्या वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है तब तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, बट अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसका आप इंग्लिश वर्जन यानी इंग्लिश में उसे जैसे वाई सबसे स्टार्टिंग में लगा दें, बाकी पूरी फॉर्मेशन एज इट इज आपकी रहेगी। अब नोट देख लीजिए, स्पेशल नोट है ये फ्यूचर टेंस के लिए। द शॉर्ट वर्जन इज दैट द सब्जेक्ट इज आई और वी and the sentence is not a question, then shall has traditionally been corrected. And will has traditionally expressed a level of determination or promise. Means अगर आपके सेंटेंस में विल लगा है, जैसे आई और वी के साथ भी कभी कभी हम विल का यूज करते हैं जब सेंटेंस में हमें किसी चीज की डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस दिखाना है। जैसे मैं जरूर तुम्हारा काम करूंगा, सपोज जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आई विल डू योर वर्क, तो यहाँ पे आई के साथ भी विल का यूज हो रहा है क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। अगर कहीं पे कोई प्रॉमिस या फिर डिटर्मिनेशन का एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे आई और वी के साथ भी विल लगेगा। इन हिंदी ट्रांसलेशन वी विल फाइंड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ता तीते प्लस गागीगे, मतलब ता तीते के साथ गागीगे हमें मिलेगा हिंदी सेंटेंसेस में। उनसे हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब लास्ट में आई एम गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ टेंस। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिला है जिसे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फिल करना है। देखिए, ही डैश मार्केट डेली, ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, इसकी करेक्ट फॉर्म आपको अकॉर्डिंग टू टेंस भरना है। मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का इंडेफिनिट पढ़ाया है और तीनों के रूल बताए, तो उनको देख करके आपको जहाँ लगता है कि यहाँ इसमें करेक्ट है उसको आपको अप्लाइड करना है। यू डोंट डैश योर वर्क, does he dash a book, why did he dash it। नेक्स्ट देखिए, I dash school yesterday, ब्रैकेट में गो दिया हुआ है, did he dash your book, did her duty, sorry did not, she dash her duty, they did not dash the match, I shall dash it tomorrow, और लास्ट में है यू विल डैश योर एग्जाम दिस ईयर। तो ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए हुए हैं, उन वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है, टेंस को फाइंड आउट करना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो ये तो था आपका वीडियो टेंस का, जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट बताए। वीडियो आपको समझ में आया हो, क्लियर हो गया हो तो वीडियो को बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझे कॉमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।